प्रोटीन, जितनी भी एनामल की प्रोटीन्स है, मिनरल तो हमें पता है ही, एक ही टाइप हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, जिसका मैंने आप लोगों को क्रिस्टल भी दिखाया, और आप लोगों को बाकी भी डिटेल्स पता है कि उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। बट जो आपकी जितनी भी मैट्रिक्स आपका एनामल ऑर्गेनिक जितना भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, उसमें जो जो प्रोटीन्स हैं उनकी भी आपको डिटेल्स पता होनी जरूरी है। अमीलोजेनिन आई वुड से थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ना, वो हम कल भी इसकी फर्दर डिटेल्स करेंगे, और मैं आप लोगों को सबको एक एक ऐसे भी भेजूंगी जो आपको गो थ्रू करना होगा। बट अमीलोजेनिन थोड़ा ज्यादा डिटेल में पता होना चाहिए, बट बाकी प्रोटीन्स का भी आई वुड से आपको फंक्शन पता होने चाहिए। उनका वेट कर लो, बिकॉज वेट एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि उनका वेट कितना है, ठीक है। तो उनका वेट, उनका फंक्शन, और अगर वो एब्सेंट है तो उससे क्या अफेक्ट होगा सेल पे, ये 3 पॉइंट्स तो 100% पता होने चाहिए, ठीक है। कि इसका रोल क्या है, एंड अगर ये इसके अंदर कोई म्यूटेशन हुआ या कोई डैमेज है ये प्रोटीन, कोई इसके अंदर डैमेज या म्यूटेशन आए, तो उसका ओवरऑल एनामल की फॉर्मेशन पे क्या इफेक्ट होगा, सही है। सो वील स्टार्ट विद अमीलोजेनिन। सबसे वी ऑल नो कि इट फॉर्म्स 90% ऑफ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट एंड इज द मेन प्रोटीन प्रेजेंट इन द एनामल फॉर्मेशन। तो इसका एक्सप्रेशन इट स्टॉप्स व्हेन द एनामल रीचेस इट्स, तो इसका सबसे मेन रोल, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया, होता ही सिक्रीटरी फेज के अंदर है, कि सिक्रीटरी फेज के अंदर दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू नैनोस्फेयर्स, एंड ये अपने जो आपके ग्रोइंग क्रिस्टल्स होते हैं उसके अराउंड अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, सही है। So that's the main protein present in enamel, and their expression stops when the enamel reaches its full thickness. जब enamel full thickness में होगा और maturation stage पे आ जाएगा तो ये break down हो जाते हैं। तो सही है, इसका रोल सिर्फ तब तक है जब तक enamel अपनी full thickness reach करते हैं। Molecular weight इसका 25 किलो डाल्टन है। अच्छा, आइसोफॉर्म्स याद करने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, देख लेना एक नजर, बट बहुत ज्यादा डिटेल्स पता होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। एक ये भी पता होना जरूरी है कि सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड दे सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर। टेंडेंसी होती है सेल्फ एग्रीगेशन की, जो हमने बात की थी कि नैनोस्फेयर्स फॉर्म करते हैं, बहुत सारे अमीलोजेनल मॉलिक्यूल्स वो एग्रीगेट होके दे फॉर्म नैनोस्फेयर्स, सो दे हैव द टेंडेंसी फॉर सेल्फ एग्रीगेशन, एंड दे क्रिएट यूनिट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नैनोस्फेयर्स। एक नैनोस्फेयर आपका 20 नैनोमीटर जितना होता है, ठीक है। 20 नैनोमीटर्स का डायमेंशन होती हैं उसकी। क्वाटर्नरी इसलिए बोलते हैं, वो अरेंजमेंट होती है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब प्रोटीन सिंगल होते हैं, जब सिंगल पेप्टाइड होता है प्राइमरी होता है, जब दो पेप्टाइड्स अटैच होते हैं वो आपका डबल हो जाता है, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म, सेकेंडरी होता है, फिर टर्शरी। जो नैनोस्फेयर्स होते हैं ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो अलाइनमेंट होती है उसको आप क्वाटर्नरी बोलते हैं, जिसके अंदर चेन्स, रिबन सब कुछ आ जाते हैं, कि नैनोस्फेयर्स फॉर्म करते हैं, और फिर वो नैनोस्फेयर सॉरी अपने आप को एग्रीगेट करके क्वाटर्नरी अरेंजमेंट्स ऑफ चेन्स एंड रिबन्स बना सकते हैं। फंक्शन इनका क्या है कि लैटरल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, कि हमने जो ये बात की थी कि सिर्फ वर्टिकल ग्रोथ अलाउ कर रहे हैं, आपके वाई एक्सिस में कोई भी लैटरल डायमेंशन में ग्रोथ को अलाउ नहीं करते, बिकॉज क्रिस्टल्स के अराउंड अरेंज हो जाते हैं। So they have a tendency for self-aggregation. They inhibit lateral growth of hydroxyapatite crystals. अब मुझे ये कौन बताएगा कि अब अगर ये नहीं है तो क्या होगा, अगर फॉर इंस्टेंस अमीलोजेनिन मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, या अमीलोजेनिन मॉलिक्यूल्स फॉर सम रीजंस है ही म्यूटेटेड, वर्टिकल ग्रोथ तो हो रही थी, वर्टिकल ग्रोथ तो इन एनी केस हो रही है। मैम एनामल रोड्स और इंटररोड्स नहीं बनेंगे, रोड्स नहीं बनेंगे। हाँ ठीक है, इनामल का जो प्रॉपर रॉड्स इंटररॉड्स का स्ट्रक्चर था, जो क्रिस्टल की फॉर्मेशन है, बिकॉज ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, उनको सिक्रीटरी फेज तक उनकी सिर्फ हाइट इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, उसका वर्टिकल डायमेंशन इंक्रीज कर रहे हैं, लैटरली ग्रो नहीं करने दे रहे क्रिस्टल्स को। तो अगर ये प्रेजेंट ही नहीं है तो ये उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कि मतलब उसकी जो सिक्रीटरी फेज के अंदर ही जो प्रॉपर, हमने अभी तक यही बात की ना कि हम लोग क्रिस्टल्स की ग्रोथ बड़ी कंट्रोल्ड सी होती है, सही है, तो इसका कंट्रोल लूज हो जाएगा। सिक्रीटरी फेज में भी क्रिस्टल्स हर डायरेक्शन में ग्रो करेंगे और बहुत अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी। तो जो आपका प्रॉपर रॉड्स इंटररॉड्स वाला स्ट्रक्चर होता है वो तो बड़ी कंट्रोल्ड ग्रोथ से बनता है, बिकॉज वो इतना परफेक्शन से बना होता है कि उसके लिए बड़ी कंट्रोल्ड ग्रोथ चाहिए होती है। तो अगर अमीलोजेनिन मॉलिक्यूल्स आपके एब्सेंट हैं तो वो कंट्रोल्ड ग्रोथ तो नहीं कंट्रोल तो नहीं रहेगा ना उस आपकी क्रिस्टल ग्रोथ के ऊपर। अब आप लोगों को नजर आ रहे हैं स्लाइड? यस मैम। ठीक है, तो इसका अगर लॉस ऑफ फंक्शन होगा
तो एक थिन हाइपोप्लास्टिक इनामल बन जाएगा दैट विल लैक इनामल रॉड्स, ठीक है। सो गुड अटेम्प्ट, चलो एटलीस्ट यू पीपल ट्राइड। तो थिन हाइपोप्लास्टिक इनामल बनेगा। उसका मतलब ये होता है कि जब इनामल की अभी फुल थिकनेस, देखो सेक्रेटरी फेज में क्या था कि हमें मिनरल्स को ग्रो नहीं करने देना होता कि उसको लैटरल ग्रोथ ना हो, सिर्फ लेंथ में ग्रो, वेराज पूरा एनामल की थिकनेस रीच कर ले। लेकिन अगर एक मेन मॉलिक्यूल जो सबको कंट्रोल कर रहा है वो मिसिंग है, तो एनामल अपनी फुल थिकनेस रीच नहीं करेगा और उससे पहले एक अनकंट्रोल्ड हैप्पैज़ार्ड सी क्रिस्टल ग्रोथ होती रहेगी और रॉड्स इंटररॉड्स भी नहीं बनेंगे और एनामल अपनी फुल थिकनेस अचीव नहीं कर सकेगा। अच्छा, अब 3 टर्म्स हैं ये, अभी हम दोबारा जब अमीलोजेनेसिस के डिफेक्ट्स पढ़ेंगे उसमें भी, लेकिन आप लोगों को थोड़ा एक्वेंटेंस होनी चाहिए कि एनामल के डिफेक्ट्स होते हैं, उसमें 3 टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं, हाइपोप्लास्टिक, हाइपोकैल्सिफाइड एंड हाइपोमैच्योर्ड। हाइपोप्लास्टिक एनामल का मतलब ये होता है कि एनामल अपनी फुल थिकनेस रीच नहीं कर सका, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट था जिसने एनामल की फुल थिकनेस बनानी थी वो ना बने। अगर एनामल के उस ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर डेफिशिएंसी आ जाए और मैट्रिक्स एनामल मैट्रिक्स पूरा ना बन सके तो आपका एनामल हाइपोप्लास्टिक होगा, ठीक है। तो उस एनामल के अंदर कहीं ना कहीं पिट्स एंड ग्रूव्स एंड कहीं ना कहीं समझो इरेगुलर सा एनामल होगा, उसके अंदर बहुत जगहों पे रैंडम पिट्स एंड खड्डे बने होंगे बिकॉज वहां एनामल मैट्रिक्स और एनामल की थिकनेस पूरी बनी ही नहीं थी। फिर होता है हाइपोकैल्सिफाइड। हाइपोकैल्सिफाइड का मतलब ये होता है कि एनामल जब अपनी मैच्योरेशन स्टेज पे था उसके अंदर कैल्सिफिकेशन हुई बट कंप्लीटली नहीं हुई। हाइपो मींस लेस, सो इट रिमेन्ड लेस कैल्सिफाइड देन द नॉर्मल एनामल। उसका साइड इफेक्ट क्या होगा आयशा? अगर हाइपोकैल्सिफाइड रह जाएगा एनामल, अपनी प्रॉपर 96% मिनरलाइजेशन नहीं अचीव कर सकेगा, तो क्या उसका साइड इफेक्ट होगा? साइड इफेक्ट उसका नॉर्मली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एनामल के, क्या होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स? मैम वो हार्ड और ब्रिटल नहीं बनेगा फिर। शाबाश, उसकी हार्डनेस अफेक्ट होगी ना। 96% मिनरल का क्या काम है, वो एनामल को हार्ड बना रहा है, और अगर वो मिनरलाइजेशन 96 तक पहुंच ही नहीं सकी तो हमारा एनामल बड़ा सॉफ्ट बनेगा और वो ज्यादा कोलैप्स होने के चांसेस होंगे, ज्यादा ब्रेक डाउन हो सकता है उसका, ज्यादा बहुत सॉफ्ट है, उसकी वो हार्डनेस अचीव नहीं हो सकी। फिर तीसरी टर्म मैंने आप लोगों को बताया था हाइपोमेचुरेशन। उसमें भी मैच्योरेटिव स्टेज में ही डिफेक्ट होता है कि आपकी मैच्योरेशन हो तो रही है लेकिन जो प्रॉपर कंट्रोल्ड मिनरलाइजेशन थी, मैच्योरेशन थी, जिसमें आपके ये रफल एंडेड स्मूथ एंडेड इनमें से किसी भी चीज में डिफेक्ट आ गया, किसी प्रोटीन में डिफेक्ट आ गया, तो मैच्योरेटिव स्टेज में आपकी डिफेक्ट आया तो उसका साइड इफेक्ट यही होगा कि दोबारा से एनामल आपका सॉफ्ट बनेगा और आसानी से चिप ऑफ हो जाएगा। हाइपोप्लास्टिक ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के डिफेक्ट की वजह से बनेगा और हाइपोमेच्योर्ड या हाइपोकैल्सिफाइड आपका मिनरलाइजेशन के डिफेक्ट की वजह से बनता है, सही है। सो ये 3 टर्म्स हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए। तो अब जब अमीलोजेनिन मॉलिक्यूल का लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो हाइपोप्लास्टिक इनामल बनेगा बिकॉज सिक्रीटरी फेज पूरा आपका अफेक्ट हो गया इसमें, ठीक है। सिक्रीटरी फेज के अंदर बहुत हैप्पैज़ार्ड सी अनकंट्रोल्ड क्रिस्टल ग्रोथ हो रही है और वो अपना जो मेन काम था सिक्रीटरी फेज का कि एनामल की थिकनेस अचीव करे मैक्सिमम, वो अचीव नहीं कर सका, ठीक है। फिर सेकंड आपका एक प्रोटीन होता है। अच्छा, ये प्रोटीन्स अभी हम कह रहे हैं जिन सब ने एनामल की फॉर्मेशन करानी होती है, इनके अंदर डिफेक्ट्स, जो एनामल की ग्रोथ, जो क्रिस्टल ग्रोथ होती है एनामल के अंदर, वो रेगुलेट करते हैं, वो ये सारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अमीलोजेनिन है, फिर अमीलोब्लास्टिन है। अमीलोजेनिन से कंपेयर्ड अमीलोब्लास्टिन स्मॉलर अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिर्फ 10% अमाउंट में, सॉरी 10% होता है। इसकी जो वेट होता है वो 65 किलो डाल्स्टन होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे देखने दो क्या है। अमीलोजेनिन का तो आई वुड से सब पॉइंट्स कुछ ना कुछ देख लो, हम कल डिटेल में करेंगे, बट अमीलोब्लास्टिन का यू नीड टू नो दैट उसका ये वेट एंड देन यू नीड टू नो इट्स फंक्शन। अमीलोब्लास्ट थ्रू आउट देयर मैच्योरेशन स्टेज वो अमीलोब्लास्टिन रिलीज करते रहते हैं, सिक्रीट करते रहते हैं, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि हमने बेसल लैमिना जो कहा था कि वो बेसल लैमिना का रोल ये होता है कि एक तो वो आइन चार्ज होता है और उसके अंदर लैमिनिन होता है जो सेल्स की अटैचमेंट करता है। तो ये जो अमीलोब्लास्टिन रिलीज होता है इसने भी अमीलोब्लास्ट को हेल्प करता है एडहेयर करने में एनामल सरफेस के साथ, ठीक है। सिक्रीटरी स्टेज के अंदर एनामल को अपनी एनामल और अमीलोब्लास्ट को साइड बाय साइड अटैच करने में हेल्प करता है कि जितनी देर एनामल सिक्रीट हो रहा है सेल्स उस एनामल की लेयर के साथ अटैच्ड रहे, ठीक है, वहां से रिमूव नहीं हो जाए जितनी देर एनामल बन रहा होता है। एक सेकेंड,
ओके, सो दिस सेइंग कि इसका भी मेन रोल सिक्रीटरी फेज के अंदर ही होता है, मैच्योरेशन फेज के अंदर इसका रोल नहीं होता, बिकॉज इट इज नॉट एबल टू क्रॉस द बेसल लैमिना लेयर. So only it has a role during the secretory phase where it will help attach or adhere the ameloblast to the forming enamel, but it will not be able to cross the basal lamina in the maturation stage, so it does not really have a role during the maturation stage. अब अगर इसकी म्यूटेशन होगी तो उसमें क्या होगा फर्क, ये मुझे बताएगा मोहम्मद बिन इमरान. मोहम्मद, अगर अमीलोब्लास्टिन के अंदर कोई मैच्योरेशन अमीलोब्लास्टिन के अंदर कोई डिफेक्ट हो गया या म्यूटेशन होगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा? मोहम्मद, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिकॉज इफ यू नॉट प्रेजेंट राइट नाउ आई माइट हैव टू मार्क यू एब्सेंट. अच्छा हसान, आप बताओ मुझे. इमरान तो आई थिंक यहाँ से वैसे ही कॉन्वर्सेशन से जा चुके हैं. हसान, आप मुझे बताओ कि अगर अमीलोब्लास्टिन का हमने रोल ये किया कि सेल्स को अडेयर कराता है, तो अब अगर उसके लॉस ऑफ फंक्शन है या उसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो उसका क्या साइड इफेक्ट होगा? मैम मैंने मीटिंग लेट ज्वाइन की थी थोड़ी. हसान, अभी मैंने 1 मिनट पहले ये बात की, लेट क्या ज्वाइन की थी? अच्छा, मुझे मीलोजेनिन का बता दो. मीलोजेनिन का सुना है कि वो भी नहीं सुना? मैम मैं 8:40 पे आया था. अच्छा, ये मैंने 9:02 पे ये बात की है, 8:40 पे बात नहीं की. ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ मैं उसका पूछ रही हूँ. क्या बीच में सो गए थे लेक्चर ज्वाइन करके? नहीं मैम मैं जागा हुआ ही था. तो 9:02 पे जो मैंने बात की है वो आपको क्यों नहीं पता अगर आपने 8:40 पे ज्वाइन किया है? बच्चे, इस तरह की चीजें करोगे तो बस मुझे फिर ना चाहते हुए भी आप लोगों को एब्सेंट ही मार्क करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप ज्वाइन करके यहाँ बैठे हुए और लेक्चर सुन ही नहीं रहे तो उसका मुझे तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं है ना. तो मैं आपको आसान आज एब्सेंट मार्क कर रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट टाइम गौर से सुना अगर बताओगे मुझे, बिकॉज ये बात मैंने शुरू में की थी कि मैं लेक्चर के बीच में सुनूंगी, जिसको भी कुछ नहीं आता होगा वो उसको मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगी, क्योंकि मुझे डमीज तो नहीं चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ बस डमीज बहुत सारी रखी हुई हैं जो सुन ही नहीं रही. मैं ऐसी इतनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, सॉरी बिकॉज ये मैम. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. कोई अगर आप खुद ही सारा कर सकते हो तो फिर मुझे कल करके सुना देना, फिर कल की मैं अटेंडेंस लगा दूंगी, नहीं तो वो भी नहीं लगाऊंगी. अच्छा, मुझे आयशा आप ही बताओगे अमीलोब्लास्टिन पे क्या इफेक्ट आएगा अगर अमीलोब्लास्टिन मिसिंग होगा? मैम इनेमल फॉर्मेशन सही नहीं होगी. अच्छा, तुमने यही आंसर रटा हुआ है. एनामल फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली ठीक नहीं होगी ना कोई डिफेक्ट. ये तो मैंने शुरू में कहा था. थोड़ा सा इसे आगे चलो. मैम इससे ना एमिलोब्लास्ट डिटैच हो जाएंगे डेंटिन से. हाँ ना, तो आयशा ये कौन बताया, ये किसने मुझे बताया? पहले नाम तो बताओ. मैम महानूर. मानूर फातिमा. यस मैम. शाबाश मानूर. आयशा, अब ये देखो, ये कॉमन सेंस की बात है ना कि जो वो फंक्शन कर रहे हैं, अगर उसके अंदर म्यूटेशन आ गई इस प्रोटीन के अंदर या उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया और वो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे अब, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसके अंदर वही चीज नहीं करेंगे जो पहले कर रहे थे, ठीक है? तो अब अगर उनका फंक्शन ही ये था कि वो अडेरेंस करा रहे थे एनामल सरफेस जो फॉर्मिंग एनामल है उसके और अमीलोब्लास्ट की, तो अब अगर उनके अंदर कोई म्यूटेशन आ गई तो अमीलोब्लास्ट डिटैच हो जाएंगे, वो जो एनामल फॉर्मिंग लेयर है वहां से डिटैच हो जाएंगे और एनामल की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, ठीक है? बिकॉज अमीलोब्लास्ट जब डेंटिन की मेंटल डेंटिन की लेयर बनती है उसके ऊपर आपके डिफरेंशिएटेड अमीलोब्लास्ट पड़े होते हैं जो एनामल सिक्रीट कर रहे होते हैं डेंटिन की लेयर के ऊपर. अगर वहां पे वैसे ही वो डिटैच हो गए, अलग हो गए, तो वहां पे एनामल की सिक्रीशन ही रुक जाएगी. सही है? फिर यस मैम. तीसरी आपकी, ठीक है, तीसरी आपकी एसेंशियल प्रोटीन होती है जो क्रिस्टल ग्रोथ में या एनामल की फॉर्मेशन में हेल्प कर रही होती है, वो होती है आपकी एनामिलिन. एनामिलिन का जो वेट होता है ये बहुत, इट्स द लार्जेस्ट प्रोटीन, 186 किलो डाल्स्टन होता है. उसके बाद इसका जो फंक्शन होता है, मॉड्यूलेटर एक्ट करते हैं ऑफ मिनरल एंड प्रोमोट्स क्रिस्टल एनलॉन्गेशन. जैसे हमारा इमिलोजेनिन का रोल था
कि जो हमारी मिनरल्स, मैंने आप लोगों को कहा था क्रिस्टल की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, उसके इर्द गिर्द अटैच हो जाता है। इसका रोल ये है, मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि कुछ और प्रोटीन्स होती हैं जो एक्सेसिव आयंस को बाइंड करके अपने साथ रखती हैं। तो इसका ये रोल होता है कि जो एक्सेसिव आयंस होंगी उनको बाइंड करके रखती है अपने साथ जब तक उनकी जरूरत नहीं है। तो क्रिस्टल ग्रोथ को इनहिबिट करती है, और जब उसकी जरूरत होगी उन आयंस को तो वो रिलीज कर देगी ताकि क्रिस्टल ग्रोथ एनहांस हो जाए। और अब अगर ये नहीं है, फॉर इंस्टेंस एनामिलिन है ही नहीं, तो फिर से हमारी डिफाइंड एनामिल लेयर नहीं बनेगी, बिकॉज आपका जो रॉड्स एंड इंटरॉड्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर था वो नहीं बन सकेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा आयंस अवेलेबल हैं जो इरेगुलर ग्रोथ करा सकते हैं। फिर आपके पास एनामिलाइसिन आता है। ये वो प्रोटीन्स हैं जो बाकी जो प्रोटीन्स अभी तक एनामिल की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे थे, ये वो प्रोटीन्स हैं जो एनामिल जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में प्रेजेंट थे, एनामिल की फॉर्मेशन कराए, तो उनको ब्रेक डाउन करेंगे ताकि मैच्योरेटिव स्टेज में जा सके एनामिल। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एनामिलाइसिन, जो बेसिकली एक मेटालोप्रोटीनेज है। और मैंने पहले भी बताया था कि मैच्योरेशन स्टेज के अंदर अब हमें अमीलोजेनिन रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमें उसको ब्रेक डाउन करके जो क्रिस्टल्स हैं उनकी लैटरल ग्रोथ को प्रमोट करना है। तो अब अगर एनामिलाइसिन नहीं है तो मुझे बताएगा किसने सुना है कि एनामिलाइसिन का रोल क्या होता है? तूबा बताएगी। अच्छा, कौन बता रहा है? खुद ही बताओ, अपना नाम भी बताओ मुझे। एनामिला कौन सी प्रोटीन को? कौन सी मेन प्रोटीन है? ये क्या लिखा हुआ है? ये कौन सी मेन प्रोटीन होती है एनामिल के अंदर? अमीलोजेनिन। मीलोजेनिन। ठीक है, ठीक है, चलो एटलीस्ट यू ट्राइड एंड सही बताया मुसैफा ने। सो प्रोटीन याद नहीं थी। जो एनामिलाइसिन होता है मेटालोप्रोटीनेज है, उसने एनामल की फॉर्मेशन डायरेक्टली उसका रोल नहीं होता एनामल फॉर्मेशन में, वो इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल्स ये हमारे सारे अटैच हुए हुए थे और लैटरल ग्रोथ को नहीं होने दे रहे थे, उसको ब्रेक डाउन करता है। अब ये सारे यहाँ से अमीलोजेनिन जो ये सर्कुलर नानोस्फेयर्स हैं, जब ये तो यही क्रिस्टल्स आप अपने लैटरली भी ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, ये लैटरल ग्रोथ भी इन क्रिस्टल्स में होगी। वर्टिकल तो हो गई जितनी होनी थी, उस वर्टिकल ग्रोथ ने इनामल की फुल थिकनेस भी फॉर्म कर दी, लेकिन अब लैटरली ग्रो करना शुरू कर देंगे। ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो हम कहते हैं मैच्योरेशन स्टेज ही होगी ना, कि ऑर्गेनिक मटेरियल अमीलोजेनिन ये सब ब्रेक डाउन हो के रिमूव होते जाएंगे और ये क्रिस्टल्स की विड्थ और उनकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो एनामिलाइसिन का बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि ये अमीलोजेनिन्स की ब्रेक डाउन करते हैं, क्लीव करते हैं अमीलोजेनिन्स को एक उनके हाइड्रोफिलिक सी टर्मिनल से, एंड अमीलोब्लास्टिन और एनामिलिन को भी कभी कभार ये क्लीव करते हैं। ठीक है, उनका ब्रेक डाउन कराते हैं। अगर एनामिलाइसिन नहीं है तो कॉमन सेंस की बात है, अगर एनामिलाइसिन ही नहीं है तो अमीलोजेनिन को ब्रेक डाउन करने के लिए कोई मॉलिक्यूल नहीं है, अमीलोजेनिन की ब्रेक डाउन ही नहीं हो रही, तो अमीलोजेनिन अटैच रहेगा। अब सारा रिवर्स में चले जाओ मैच्योरेटिव स्टेज से पीछे, कि अगर अब इनको ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा, कोई एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं है इनको तोड़ने के लिए, क्लीव करने के लिए, तो ये अटैच रहेंगे। इसी तरह नानोस्फेयर्स अटैच रहेंगे तो क्रिस्टल सिर्फ लेंथ में इंक्रीज करेंगे, अपनी विड्थ और थिकनेस में इंक्रीज नहीं कर सकेंगे। जब विड्थ और थिकनेस में इंक्रीज नहीं कर सकेंगे तो मींस कि हमारी मिनरलाइजेशन अचीव पूरी तरह से हो नहीं सकी। वो हो नहीं सकेगी तो हमारी हाइपोकैल्सिफाइड और हाइपोमेच्योर्ड एनामल बनेगी। समझ आई? थिन हाइपोमेच्योर्ड एनामल बनेगी बिकॉज मैच्योरेशन पूरी हो ही नहीं पाई। अमीलोजेनिन मॉलिक्यूल्स वहीं पे रहे जिन्होंने लैटरल ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स कराने ही नहीं दी। ठीक है, चलो अब हसान मुझे अभी बता सकते हो कि एनामिलाइसिन का क्या रोल है? हसान, आपको आवाज आ रही है मेरी? हसान, तुम्हारी तो मैं पिछली भी 5 एब्सेंट काउंट करने लगी हूँ अगर तुम अभी भी नहीं सुन रहे हो। नहीं मैम, मैं सुन रहा था। एनामिलाइसिन का क्या रोल होता है? कान बंद करके सुन रहे हो? मैम मैं काफी कंफ्यूज हुआ हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जितना कंफ्यूज हुआ है कंफ्यूजन तो बताओ ताकि मैं कंफ्यूजन क्लियर करूं। मैम ये क्लीव करते हैं।
क्या चीज एमिलोजेनिन। क्लीव करते हैं? अमीलोजेनिन्स को क्लीव करते हैं। तो अब कंफ्यूजन किस पॉइंट पे, ये तो बताओ। मैम ये सी टर्मिनल को करते हैं ना, एमिलोजेनिन के सी सी टर्मिनल टर्मिनल को। को छोड़ दो, सी टर्मिनल को उतने तुम लंबे चौड़े कंफ्यूज नहीं हो, बस इतना याद कर लो कि अमीलोजेनिन को क्लीव करते हैं। अब अमीलोजेनिन को क्लीव करते हैं तो क्या रोल प्ले करते हैं? तो क्या होगा, उसका क्या असर होगा एनामल की फॉर्मेशन पे अगर अमीलोजेनिन क्लीव हो जाएगा? कौन वॉलंटरली हसान को बताएगा, क्योंकि मैं तो थक गई हूँ, 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ। तूबा मुझे बताएगी। मैम तूबा, आप हसान को, मैम कोई और भी बताना चाहता तो बता सकता है। जरा हसान को बताओ कि एनामेलाइसिन का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन करता है और कैसे वो फंक्शन अफेक्ट करता है एनामल की फॉर्मेशन को। मैम जब वो क्लीव हो जाएंगे तो वो बेसल लेमिना के अंदर से इजीली एंटर हो जाएंगे और उस क्रिटिक स्टेज में एंटर हो जाएंगे। नहीं, एनामल की फॉर्मेशन पे क्या रोल है ना, पहले तो मुझे ये बताओ। तूबा, आप मुझे बता सकते हो? मैम वो लेंथ वाइज तो इंक्रीज होंगे लेकिन विड्थ तो उनकी इंक्रीज नहीं होगी, उसी तरीके एनामल प्रॉपर्ली फॉर्म ही नहीं होगा। शाबाश, ठीक है। हसान, मैं दोबारा से बता रही हूँ, तो मैं आखिरी दफा, मैं प्रॉमिस तुम्हारी पिछली 5 एब्सेंट करने लगी हूँ अभी। मैम थोड़ा सा तो बताया मैंने अब। बिल्कुल भी तुमने थोड़ा सा नहीं बताया, तुम्हें जो आखिरी लाइन तुम्हें सुनी हुई याद थी वो तुमने बताई है, समझ के कुछ नहीं बताया। ये जो लाइंस बनी हुई है, ये जो उन्होंने प्लेट्स टाइप स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये तुम्हारा क्रिस्टल ग्रोथ हो रही है। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये तुम्हारे अमीलोजेनिन मॉलिक्यूल्स हैं, जो नैनोस्फेयर्स में इन क्रिस्टल्स के अराउंड अपने आप को अरेंज किया हुआ है। ठीक है, अरेंज करके कर क्या रहे हैं, ऐसी तो नहीं अरेंज करे कि दिल किया तो अरेंज हो गए यहाँ पे। इसलिए अरेंज हुए हुए होते हैं ताकि सिक्रीटरी फेज में, हमने अभी तक मेन क्या कह रहे हैं कि एनामल के अंदर हमें बहुत कंट्रोल्ड क्रिस्टल ग्रोथ चाहिए। तो सिक्रीटरी फेज में जो हम कहते हैं कि एनामल की थिकनेस अचीव हो गई, वो इसलिए होती है कि इन रॉड्स को, इनकी लेंथ को इंक्रीज होने देते हैं। मिनरलाइजेशन नहीं अचीव हुई होती, बट थिकनेस अचीव हो जाती है, इसलिए कि जो मीलोजेनिन मॉलिक्यूल्स हैं वो लैटरली अपने आप को इसके इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेते हैं ताकि इसकी लैटरल ग्रोथ क्रिस्टल की नहीं हो। समझ आ रही है? जी मैम। इस क्रिस्टल को साइडवेज थिकनेस और विड्थ में इंक्रीज नहीं करने दे रहे, सिर्फ वर्टिकली उनकी हाइट इंक्रीज करने दे रहे हैं। ठीक है, ये अमीलोजेनिन का रोल है। एनामेलाइसिन का रोल ये है कि जब मैच्योरेशन स्टेज पे आ जाएगा तो इस नैनोस्फेयर्स को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अब जब नैनोस्फेयर्स को ब्रेक डाउन कर देगा मैच्योरेशन स्टेज में, तो ये क्रिस्टल्स लैटरली थिकनेस और विड्थ में भी ग्रो करेंगे। ठीक है, अब अगर एनामेलाइसिन ही डिफेक्टेड है और वो इनको ब्रेक डाउन नहीं कर रहा तो क्या होगा? अब मुझे ये हमजा बताएगा। हमजा, सुन रहे हो? हमजा आतिफ, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। अच्छा, आप मुझे बताओ हमजा, एनामेलाइसिन अगर नहीं प्रेजेंट, एनामेलाइसिन के अंदर कोई लॉस ऑफ फंक्शन या म्यूटेशन होगी है, म्यूटेशन, तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा? किस पे मैम? किस चीज पे होगा बच्चे, क्या पढ़ रहे हैं हम? एनामल की एनामल फॉर्मेशन पे। मैम ब्रेकडाउन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। क्या? एनामेलाइसिन से मैम। एनामेलाइसिन क्या करता है? मैम इनेमल मैट्रिक्स प्रोसेसिंग एंजाइम है ना ये बेसिकली। करता क्या है, जरा दोबारा तो, एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या डिग्रेड कर रहा है? एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। थोड़ा और प्रिसाइजली बता दो, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो तो मेरा अपना कॉन्सेप्ट सारे खराब हो जाएंगे। थोड़ा मुझे क्लियरली बताओ कि एनामेलाइसिन किस चीज को ब्रेक डाउन करता है, और अगर वो इसका लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, म्यूटेशन हो गई है, तो क्या इफेक्ट हो रहा है उसका एनामल ग्रोथ पे? अमीलोजेनिन्स इफेक्ट, ग्रोथ इफेक्ट हो जाता है इसका। कैसे ग्रोथ इफेक्ट होती है? ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है इससे, क्लीव होने से, और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्योंकि इनहिबिट हो जाते हैं। हमजा, तुम बता तो रहे हो लेकिन अभी भी बहुत कंफ्यूज बता रहे हो, खुद पढ़ के I'm आना, मैं not तुमसे much कल clear सुनूंगी। मैम, So then not she'd much clear. ask now. I've never stopped any of you from asking. There are students who ask. So if you're not understanding anything or if you're confused, then you ask. कि मैम मुझे दोबारा बताएं, मुझे यहाँ पे confusion है, समझ नहीं आई।
बच्चे पेपर तक पहुंचोगे, नुकसान तुम्हारा है, पेपर मैंने नहीं देना, पेपर तुमने ही देना है, सही है। तो अगर कंफ्यूज रहोगे और ये चीजें क्लियर नहीं होगी तो तुम्हारा नुकसान होगा। मुझे तो पे किया जाता है कि मैं यहाँ बैठ के आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँ और आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करूँ। एंड अगर आपको वो यूटिलाइज नहीं करनी फैसिलिटी जो कॉलेज आपको दे रहा है कि हम यहाँ पे पढ़ाएं या कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, तो फिर तो फायदा नहीं है ना। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, मैं तो 1000 बार कहती हूँ कि कहीं भी लेक्चर के बीच में रुको, पूछो, बोलो कि मैम क्लियर नहीं है, ठीक है। अब मैं 20 बार रिपीट कर चुकी हूँ, मेरे में तो और एनर्जी नहीं है रिपीट करने की। तो मुझे अभी एमन खालिद, बच्चे आप एक दफा रिपीट करके बता सकते हो कि क्या फंक्शन अमीलोजेनिन का है, क्या फंक्शन एनामिलाइसिन है, और अगर लॉस ऑफ एनामिलाइसिन है तो वो क्या कर सकता है। एमन खालिद, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। बच्चे आप एनामिलाइसिन ब्रेक डाउन करता है अमीलोजेनिन को, जो शाबाश, प्रोटीन्स होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करता है, और अगर उसकी एब्सेंस होगी तो वो हाइपोमैच्योर्ड एनामल मैट्रिक्स बनाएगा। थोड़ा सा और इलैबोरेट बता सकते हो कि कैसे हाइपोमैच्योर्ड एनामिलिन बनाएगा? उसकी जो हाइट होती है वो इंक्रीज होगी, लाइक लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन ट्रांसवर्सली वो इतना विड्थ, उसकी विड्थ इंक्रीज नहीं होगी। शाबाश। हमजा, मैं फिर से आपके लिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं, ये जो उन्होंने लाइंस दिखाई हुई हैं जो अंदर क्रिस्टल्स ग्रोथ हो रही है। अमीलोजेनिन एक ऐसी प्रोटीन है जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, वो इसके इर्द गिर्द अपने आप को सराउंड करती है ताकि ये जो सेक्रेटरी फेज में ये सारे जो क्रिस्टल्स हैं ये लेंथ में इंक्रीज करें और लैटरली विड्थ और थिकनेस में इंक्रीज नहीं करें। एनामिलाइसिन का रोल ये है कि उसने अमीलोजेनिन को ब्रेक डाउन करना है। एनामल के ऊपर उसका इफेक्ट क्या होगा कि जब अमीलोजेनिन ब्रेक डाउन हो जाएगा मैच्योरेशन स्टेज के अंदर, तो ये क्रिस्टल्स थिकनेस और विड्थ में भी इंक्रीज कर सकेंगे। उससे उसका यही इफेक्ट होगा कि वो जो मिनरल की हमने मिनरलाइजेशन 96% अचीव करनी है, जब उसकी विड्थ और थिकनेस, क्योंकि हम पूरी एनामल की जितनी भी मैक्सिमम जो एनामल की थिकनेस है वो तो अचीव कर चुके हैं क्योंकि इनकी हाइट मैक्सिमम हो चुकी है, लेकिन अब इन क्रिस्टल्स की थिकनेस और विड्थ इंक्रीज करेगी क्योंकि ये अमीलोजेनिन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो चुके हुए होंगे, सही है। अब अगर एनामिलाइसिन मॉलिक्यूल के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया है या म्यूटेशन हुई है तो उसका उसने क्या फंक्शन परफॉर्म करे, तो उससे ऑपोजिट हो जाएगा। वो फंक्शन ये परफॉर्म करें कि अमीलोजेनिन को ब्रेक डाउन करें। अब अगर उनके अंदर कोई डिफेक्ट है तो वो इनको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो ये अमीलोजेनिन मॉलिक्यूल्स यहीं पे पड़े रह जाएंगे, और ये पड़े रह जाएंगे तो जो आपके क्रिस्टल्स हैं वो सिर्फ लेंथ में इंक्रीज करेंगे, विड्थ और थिकनेस में इंक्रीज नहीं करेंगे। तो जो एनामल फॉर्म होगी उसमें मैक्सिमम मिनरलाइजेशन अचीव हो ही नहीं सकेगी क्योंकि ये विड्थ और थिकनेस में इंक्रीज नहीं किए, तो आपकी हाइपोमैच्योर्ड एनामल बनेगी क्योंकि मैच्योरेशन उसकी पूरी हो ही नहीं सकी। अब आपको समझ आई है? यस मैम, मैंने यही कहा था मैम कि मैट्रिक्स प्रोटीन्स की इनहिबिशन होती है जिसकी लेकिन वजह आप से मैट्रिक्स एमिलोजेनिक प्रोटीन्स की इनहिबिशन नहीं कहते ना, आप थोड़ा सा प्रिसाइज होके बताओ तो मुझे ज्यादा खुशी होगी कि इनहिबिशन उनको क्लीव करते हैं। की इनहिबिशन होती है मैम, फिर एनामल हाइपोप्लेजिया इनहिबिशन लाइक नहीं होती कंडीशन। ना बच्चे, हमजा इनहिबिशन कैसे होगी मिलोजेनिन्स की? लॉस मैंने पूछा था ना कि अगर लॉस हो जाएगा नामिलाइसिन का तो उसका क्या इफेक्ट होगा? लॉस होगा तो मिलोजेनिन इनहिबिट नहीं होंगे, मिलोजेनिन ब्रेक डाउन नहीं होंगे और बल्कि उल्टा और काम करते रहेंगे जो काम वो ऑलरेडी कर रहे हैं। इनहिबिशन का तो हैज अ डिफरेंट मीनिंग। इनहिबिशन मींस कि यू स्टॉपिंग किसी सेल को स्टॉप कर रहे हो किसी चीज से, ठीक है। तो मे बी यू हैड द राइट आइडिया बट द वे यू वर टेलिंग मी डिड नॉट कन्वे द होल मैसेज, सही है। तो इनहिबिशन यस तो मींस नॉर्मल फंक्शन में हाँ वो इसको क्लीव करते हैं ताकि इसका जो रोल है वो इनहिबिट कह लो, इनहिबिट से और भी प्रिसाइज वर्ड्स हैं कि ये अपना रोल नहीं करेंगे, ये क्लीव होके ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो क्रिस्टल्स ग्रो होंगे। लेकिन अगर कोई चीज आ ही नहीं रही, नामिलाइसिन है ही नहीं, खराब है, वो इसको ब्रेक डाउन नहीं कर रहा, तो ये तो अटैच्ड रहेगा, ये तो बल्कि ऑल्टा अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहेंगे, इनहिबिट कैसे हो रहे हैं, सही है। यस मैम। So loss of function will create a thin hypomatured enamel. Then we have enamel matrix protein, serine proteinase. See, this is another enzyme. ये भी हमारा जो डिग्रेडेशन है उसमें रोल होता है। ये हम वो प्रोटीन्स का है जो प्रोस्ट सेक्रेटरी फेज के बाद मैच्योरेशन स्टेज के अंदर अमीलोजेनिन्स और नॉन अमीलोजेनिन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसका भी फंक्शन ये होता है कि स्लोली डिग्रेड करता है रेजिडुअल अमीलोजेनिन्स को एंड फ्रैगमेंट्स फ्रॉम नॉन अमीलोजेनिन्स को इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स। कि इसका भी मेन फंक्शन ये है कि इसने ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को रिमूव करना है, ठीक है।
So it is believed to secrete it into enamel that has achieved full thickness when ameloblasts lose their Toombs process and start modulation cycle. तो इसके दो roles हैं. Number one, जो modulation हो रही है ruffle ended and smooth ended की, उसको initiate कराता है. ये जो enamel matrix serine proteinases हैं, callicarin भी बोलते हैं. आप लोगों ने ये ruffle ended से भी सुना होगा. ruffle ended भी ये serine proteinases फॉर्म कर रहे होते हैं. तो नंबर वन, ये मॉड्यूलेशन को असिस्ट करते हैं, इनिशिएट कराते हैं कि रफल एंडेड और स्मूथ एंडेड की जो मॉड्यूलेशन हो रही है. नंबर टू, क्योंकि ये प्रोटीएज हैं, ये हमने पहले भी किया था कि रफल एंडेड अमीलोब्लास्ट में से सिक्रीट होते हैं, सिक्रीट होके जो भी आपके ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है उसकी ब्रेक डाउन करा रहे होते हैं. अगर आप इसका लॉस है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा है जितने भी प्रोटीन्स हैं आपको द लीस्ट यू नीड टू नो इज देयर साइज एंड देयर फंक्शन एंड लॉस ऑफ फंक्शन. सो इफ इसमें लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो मतलब ये है कि एक तो मॉड्यूलेशन का प्रोसेस का इफेक्ट होगा. नंबर टू, आपका ऑर्गेनिक मैट्रिक्स रिमूव ही नहीं हो रहा, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, तो रिमूव नहीं हो सकता. ये उसको फ्रैगमेंट करता है ना, तो अगर इसके अंदर डिफेक्ट है तो फ्रैगमेंटेशन होएगी नहीं, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ब्रेक डाउन नहीं करेगा और रिमूव नहीं हो सकेगा. जब ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ब्रेक डाउन और रिमूव नहीं हो रहा तो वहां पे पड़ा हुआ है और वो स्पेस क्रिएट ही नहीं कर रहा कि वहां पे जो आपके क्रिस्टल्स हैं हाइड्रोक्सीएपेटाइट उनकी विड्थ और थिकनेस इंक्रीज करे, वो रिस्ट्रिक्ट हो गई ना, उनके अंदर कंप्लीट मैच्योरेशन नहीं हो पाई. तो अब फिर से आपका जो एनामल बनेगा वो हाइपोमैच्योर्ड एनामल बनेगा. सही है. जॉन से भी आपके जो प्रोटीन्स हैं वो अगर लिंक्ड हैं, ये इस चीज से याद रख लो, इससे भी शायद आपको हेल्प हो जाए कि एनामल की सिक्रीटरी फेज में जॉन से लिंक्ड है अमीलोजेनिन एंड अमीलोब्लास्टिन है और एनामल है. ठीक है. अगर इनमें कोई डिफेक्ट आ रहा है तो आपकी एनामल या तो हाइपोप्लास्टिक बनेगी, विच मींस कि एनामल की फुल थिकनेस, क्योंकि सिक्रीटरी फेज में इनका रोल है, सिक्रीटरी फेज में रोल है, तो विच मींस कि अगर वो रोल डिफेक्ट हो गया तो या तो आपकी एनामल बनेगी ही नहीं, या फिर बनेगी तो थिन बनेगी, मैक्सिमम थिकनेस अचीव नहीं करेगी. फिर जॉन से ये वाले हैं आपके पोस्ट सिक्रीटरी प्रोसेसिंग में और डिग्रेडेशन में, ये मैच्योरेटिव स्टेज के आपके प्रोटीन्स हैं, एनामेलाइसिन और कैलिकेरिन. जब इन प्रोटीन्स के अंदर कोई डिफेक्ट आएगा तो एनामल हाइपोमैच्योर्ड बनेगी, क्योंकि मैच्योरेशन का स्टेज कंप्लीट नहीं हो पाया. उसके बाद ये आपके दो और प्रोटीन्स हैं जो बेसल लैमिना के अंदर मौजूद होते हैं आपके मैच्योरेशन के दौरान. जो बेसल लैमिना ने हमें जैसे कहा था लैमिनिन 332 होता है, उस तरह अमीलोटिन होता है और ओडोंटोजेनिक अमीलोब्लास्ट एसोसिएटेड प्रोटीन ओडैम होता है. ये हम लोगों ने इधर बेसल लैमिना में भी देखा था, प्रेजेंट होता है. इन दोनों के सिर्फ नाम याद रख लो, काफी हैं, बिकॉज इनका आज तक फंक्शन डिफाइन नहीं हो सका और ये भी नहीं डिफाइन हो सका कि अगर लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो एग्जैक्टली क्या रोल है. इसका भी ओडैम का भी ना तो फंक्शन अभी एग्जैक्टली they haven't been able to look into it, और ना ही लॉस ऑफ फंक्शन डिफाइन हो सके कि लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो क्या इफेक्ट होगा. तो इनके सिर्फ नाम भी कर लो तो काफी हैं. बट फॉर द अदर प्रोटीन्स यू नीड टू नो their weight, you need to know what function they're performing, and you need to know that if there's a loss of function तो उसका क्या effect होगा. Whereas जो amelogenin है, it's the most important protein, you need to know that in full detail. उसके बाद ये भी तीन proteins हैं which are, नाम भी याद कर लो तो काफी है, नामिलिन, टफ्टिलिन एंड एमिलिन होता है. इन तीनों का भी as such बहुत ज्यादा रोल नहीं है. जो नामिलिन है ये शुरू में उनको मिला था कि ओल्ड लिटरेचर में इसका ज्यादा फिर भी ज्यादा नाम आता था. अब रिसेंट लिटरेचर में दे फाउंड कि जो आपके ब्लड के अंदर और आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो आपका एल्ब्यूमिन होता है, इसका और एल्ब्यूमिन बेसिकली एक ही चीज होता है, ये और एल्ब्यूमिन. उसके बाद टफ्टिलिन जो है ये भी उन्होंने ओल्ड लिटरेचर में इसका फिर भी थोड़ा सा रोल था, उन्होंने इसको पढ़ा, बाद में उनको रियलाइज हुआ कि इसका भी एज सच कोई बहुत मेन रोल नहीं है. उसी तरह ये तीन प्रोटीन इनका इतना रोल नहीं है, तो आपके नाम भी याद कर लो. So that's enough. I wouldn't suggest wasting time on these proteins as long as you know the names. Amelogenin की further details हम कल करेंगे, और दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए वो भी हम कल करेंगे, because I think we're done for today's lecture. अच्छा, कुछ चीजें जो मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ, एक सेकेंड. हसान तुम तो बहुत गौर से सुन लो मेरी बात. कल से मैं क्वेश्चन आंसर करूंगी. अगर मैंने किसी की अटेंडेंस मार्क की हुई है एंड वो फॉर सम रीजन या सुन नहीं रहे थे, या अगर आप लोग मुझे ये बोलते हो कि मैम हमें समझ नहीं आई, तो वो चीज आई विल नॉट टेक दैट एज एन आंसर, बिकॉज यू हैड द चॉइस ऑफ आस्किंग मी जब आपको समझ नहीं आ रही थी. सही है. सो आई गिव यू द चॉइस, आई आस्क यू मल्टीपल टाइम्स, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क. जो भी कंफ्यूजन है, क्लियरेंस है, सो मैम समझ नहीं आया, कंफ्यूजन है, इज नॉट एन आंसर फॉर मी, आई विल स्टिल मार्क यू एब्सेंट. सही है.
और जो स्टूडेंट जिसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ वो आगे से मुझे आंसर नहीं कर रहा या अवेलेबल ही नहीं है चैट के बीच में, विच मीन्स वो सिर्फ अटेंडेंस के लिए आया था, उसकी तो मैं 5 एब्सेंट करूंगी। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ठीक है? ये आप 5, ये आप आज याद रख लो मेरी बात, कि जिसकी अटेंडेंस लगी है यहाँ पे एंड जो आंसर नहीं कर रहा, विच मीन्स द स्टूडेंट वाज एक्टिंग टू स्मार्ट एंड वो अटेंडेंस लगा के दे डिसअपीयर्ड, तो उसकी 5 एब्सेंस होंगी। और जो गौर से नहीं सुन रहा और जिसने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया, जिस बात का उसको समझ नहीं आई, उसकी मैं उस दिन की एब्सेंट कर दूंगी। शायद 5 एब्सेंट नहीं करूंगी बट उस दिन का एब्सेंट कर दूंगी, ठीक है? सो ये 2 बातें अपनी याद रख लो, बिकॉज इट्स अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग कि अगर मैं इतना गला सुखा रही हूँ, एनर्जी लगा रही हूँ और तुम लोग गौर से नहीं सुनते हो, तो इस तरह नहीं चलेगा। सही है? आई होप आई एम क्लियर। अभी वी स्टिल हैव अनदर आई थिंक 8 मिनट्स, अगर इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन अभी पूछ लो, बिकॉज कल जब मैं पूछूंगी और नहीं आता होगा, दैट विल नॉट बी ओके। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, ये कैली केयरिंग का लॉस एक मरतबा काइंडली प्लीज रिपीट कर दें। बच्चे, कैलिकेरिन और जो सेरीन प्रोटीएज है, ये प्रीटी मच ये एक ही चीज होते हैं, ठीक है? तो इनका रोल बेसिकली ये होता है, रुको मुझे लेट मी गो बैक स्क्रीन शेयर पे भी ताकि मैं आपको बता सकूं, मैच्योरेटिव स्टेज के अंदर, ठीक है? मैच्योरेशन के अंदर रोल होता है। रुको मैं ऐसे ही बता देती हूँ, अगर ना समझ आया तो आई विल गो बैक डायग्राम पे समझाने के लिए। कि इनके 2 रोल्स होते हैं। एक हमें पता है कि मैच्योरेशन के अंदर हमारे लिए एसेंशियल है मॉड्यूलेशन का प्रोसेस, क्योंकि मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में हमें रफल एंडेड स्मूथ एंडेड दोनों रिक्वायर्ड हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट रफल होता है बट दोनों हमें सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं जो स्विच होते रहते हैं। रफल एंडेड स्मूथ एंडेड बन जाएगा, स्मूथ एंडेड रफल एंडेड बन जाएगा, ठीक है? इन दोनों सेल्स का फंक्शन ये होता है कि इन्होंने ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को ब्रेक डाउन करा के उसका रिमूवल कराना होता है और आइंस को पंप करना होता है मैच्योरेशन स्टेज के अंदर, ताकि वो मिनरलाइजेशन मैक्सिमम अचीव कर सके। तो जो कैलिकेरिन होता है, ये एक तो मॉड्यूलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कराता है कि रफल एंडेड और स्मूथ एंडेड जो स्विच होते रहते हैं सेल्स, ये मॉड्यूलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कराता है। एंड सेकेंडली ये रिलीज होता है एक्स्ट्रा, ये आपका जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है उसके अंदर, और ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ही ब्रेक डाउन कराता है। सही है? तो अगर इसमें लॉस है कि विच मींस कि इसका लॉस ऑफ फंक्शन है फॉर एनी रीजन, डिफेक्टेड है, म्यूटेशन है इसके अंदर कैलिकेरिन के अंदर, तो एक तो मॉड्यूलेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है? जो कि हमें बहुत जरूरी है मैच्योरेशन स्टेज के अंदर। सेकेंडली आपका ऑर्गेनिक मैट्रिक्स का ब्रेकडाउन होता है, इफेक्टिव नहीं होगा, और अगर ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ब्रेकडाउन नहीं हो रहा तो वहां पे उसको मिनरल रिप्लेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि जगह ही नहीं है मिनरल को रिप्लेस करने की। तो आपका एनामल हाइपोमेच्योर्ड बनेगा, ठीक है? उसके अंदर कंप्लीट मैच्योरेशन नहीं हुई, पूरी मिनरलाइजेशन नहीं हो पाई, तो आपका सॉफ्ट और हाइपोमेच्योर्ड एनामल बनेगा, विच इज इजी टू चिप ऑफ, इजीली चिप ऑफ हो जाता है। जो एक्चुअल एनामल की स्ट्रेंथ है वो नहीं होगी, ठीक है? समझ आया? Yes, ma'am. Thank you so much. You're welcome. If anyone else has a question, we still have 6 minutes to go. आसान अभी पूछ लो जितना पूछ रहे हैं, कल मैं स्टार्ट ही तुमसे करूंगी लेक्चर, अगर नहीं जवाब दोगे तो मैं एब्सेंट करूंगी तुम्हारा। नहीं मैम, कल सुनाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, अगर कुछ क्वेश्चन करने अभी भी कोई कंफ्यूजन है, मैं 20 बार भी रिपीट करने को तैयार हूँ, बट आप लोग मुझसे पूछोगे, बिकॉज मुझे तो नहीं वही आती कि कौन सा बच्चा कंफ्यूज बैठा हुआ है। और वैसे भी लाइव लेक्चर्स में तो फिर शक्लों से पता चल जाता है, अभी तुम दोनों की शक्लें नहीं देख सकती, मुझे नहीं पता कि किसको क्या चीज कितनी समझ आई या नहीं आई, तो तुम लोगों को खुद पूछना होगा अपने फायदे के लिए तुम लोगों का। तो जस्ट आस्क। नासिर, तुम्हें समझ आया सब? एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, ये जो आपने हमें कल वो पढ़ाए थे टर्म्स वगैरह, ये क्रॉस स्ट्राइएशंस एंड स्ट्री ऑफ जी वेजेस, मैम इनका हमने आपने बोला था कि इसके 3 पॉइंट्स भी कर सकते हैं, तो इनकी जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ये इस तरह से दिखते हैं एंड लाइट माइक्रोस्कोपी में इस तरह दिखते हैं, तो हमें वो भी रिमेम्बर करना है, याद करना अच्छा है नम्रा, अच्छा मैं बताती हूँ। देखो, जब एससीक्यूज में पूछता जाते हैं ना, देखो एमसीक्यूज के लिए डिफरेंट बातें पता होनी जरूरी है, एससीक्यूज के लिए डिफरेंट। एमसीक्यूज के लिए ना वो कोई भी पॉइंट उठा लेते हैं बीच में से, तो वो कोई एक लाइन भी उठा के करेंगे कि अगर हमने टूथ का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा और उसमें हमें ये फीचर नजर आया तो वो क्या है, ठीक है? तो आई वुड सजेस्ट कि पढ़ा हुआ सारा कुछ होना चाहिए, बट हर स्ट्रक्चर के अंदर जो 3-4 सबसे एसेंशियल पॉइंट्स हैं वो अंडरलाइन करके मेमोराइज इसलिए करो कि अगर एससीक्यूज में पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर इंस्टेंस आप स्ट्रायोफ्रेट्सियस है तो हमें पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें वो लीनियर लाइंस नजर आती हैं डेंटिनो एनामल जंक्शन से एनामल तक। क्रॉस सेक्शन में हमें वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की तरह नजर आते हैं। होते क्या है कि, ठीक है, तो आई वुड से कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नॉट नेसेसरली 3, मिनिमम 3, ठीक है?
आई वुड से कि मिनिमम भी SCQs में अगर आपसे कोई स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट और ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज, at least write 3 points. ठीक है, that's the least. There's no harm writing more points as long as you're writing to the point. आप 5 points भी लिख सकते हो, there's no harm. But minimum भी 3 points तो जरूर लिखो ना हर स्ट्रक्चर के लिए, सही है. बट MCQs के लिए आपको पूरा पता होना जरूरी है, बिकॉज MCQ वो कहीं से भी उठा लेते हैं कि कोई भी एक लाइन आपको पढ़ के कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है. ऑब्वियसली इतना वो एब्रप्ट सा नहीं देंगे, कोई ना कोई उसके अंदर हिंट्स और क्लूज होते हैं कि वो चीज क्या है. बट मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस सेक्शन में, टूथ के इस सेक्शन में ये चीज नजर आ रही है तो वो क्या है, सही है. मेमोराइज बेशक कम कर लो, बट आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या होती है. ओके मैम, थैंक यू. ठीक है, बिकॉज वेरी ऑनेस्टली मुझे आपकी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आई विल नॉट नेम देम टिल द एंड, बिकॉज फिर आई डोंट वांट कि आप लोग या वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है बाकी. बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा करते भी हैं, एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि वो डिस्टिंक्शन लेवल का पेपर करें. ठीक है, इट्स नॉट वेरी हार्ड टू गेट अ डिस्टिंक्शन, इट्स ओनली 85% मार्क्स. तो अगर अच्छा करोगे यू कैन गेट डिस्टिंक्शंस, एंड वो काउंट करता है बहुत इवेंचुअल आपका. आप वैसे भी इट्स आपका मोरल भी बूस्ट करने के लिए. तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आई वुड नॉट वांट कि वो इस तरह के MCQs के भी पॉइंट्स मिस करें या कोई भी पॉइंट मिस करें जिस वजह से दे लूज मार्क्स ऑन MCQs एंड SCQs. कोई भी पॉइंट्स मिस करो तो आई वुड सजेस्ट करो सारा कुछ, बट जो मैं पॉइंट्स बताती हूँ मैं कहती हूँ कि मिनिमल भी इतना करो कि अगर पूरा नहीं भी आता ना तो एटलीस्ट भी इतना तो करो. बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग 100% रिजल्ट फ्रॉम योर क्लास. दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट, एंड होपफुली इंशाल्लाह आएगा. एंड एम फॉर अ डिस्टिंक्शन के जितनी भी आप पॉइंट्स मैक्सिमम याद रख सकते हो, कॉन्सेप्ट पूरा बना के पढ़ो. किसी को कोई और क्वेश्चन करना है? Because 8:40 पे I think automatically they'll disconnect this meeting. तो अगर आप लोग क्वेश्चन करना, we still have 2 more minutes to go. मैम जी. क्रॉस ट्रायेशंस आप दोबारा से बता देंगे क्योंकि मैंने कल रीड किया था. आई डिडंट अंडरस्टैंड सो मच. अच्छा बच्चे, क्रॉस ट्रायेशंस के लिए दो few points you need to remember is कि एक तो they represent your daily formation of enamel. कि जो स्ट्रायोफ्रेजियस हैं जैसे वो हमें वीकली दिखाते हैं कि वीकली इतना एनामल बनता है. क्रॉस ट्रायेशंस बेसिकली, अच्छा रुको, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम फॉर दैट. बल्कि मैं कोशिश करूंगी कल के लेक्चर के शुरू में मैं डाल दूंगी. ठीक है, जब 24 आवर्स के लिए एक ग्रुप ऑफ, एक बंडल ऑफ अमीलोब्लास्ट, एक बंडल ऑफ रॉड्स बनाते हैं, तो जो 24 आवर्स में रॉड्स बने होते हैं उनकी डायरेक्शन में एक हल्का सा चेंज आता है. ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में जो रॉड्स बनेंगे वो एक बीच में एक मार्जिन, एक स्लाइड सा मार्जिन रहने देते हैं. आई थिंक योर लेक्चर इज ओवर बिकॉज योर नेक्स्ट टीचर हैज जॉइंड अस. So I'll start again tomorrow, Eamon, but I'll show you a diagram. So basically they just represent your daily formation of enamel, and 4 mm hota hai, which is the daily increment of enamel that forms. And वो हमें slides पे जब देखते हैं तो हमें नजर आता है वो increment every 24 hours. So I'll show you a picture tomorrow because the lecture for today I think has ended. सही है? Okay, ma'am. Okay, we'll start from cross striations tomorrow. Okay. Okay.